नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम इस वीडियो में आपको इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रार्थना पत्र, लेटर और निबंध के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये निबंध आपके पेपर में आने वाले हैं, तो इनको आपको लर्न करना है, तो अच्छे से पढ़िएगा। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में 2 लेटर आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो दोनों लेटरों के बारे में हम बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनी परीक्षा में जाकर लिख लीजिएगा। तो पहला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित दवाइयों की उपलब्धता हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित दवाइयों उपलब्ध हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र। तो कैसे लिखेंगे? सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यहाँ आपको अपना पता लिखना है उनका, जहाँ के लिए आप भेज रहे हो। इसके बाद दिनांक डाल देनी है आपको। इसके बाद विषय है, हमारा विषय है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयों की उपलब्धता हेतु। मान्यवर, मैं आपको यहाँ आपको अपना नाम, तो हमने अपना नाम डाला है राजबल्लभ सहाय, निवासी ग्राम चंद्रपुर। आपको सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जबकि बरसात समाप्त होने के कारण जिले में चारों ओर मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है और मलेरिया, टाइफाइड व अन्य संक्रामक रोगों के मरीजों की संख्या में भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे रोगियों को आवश्यक दवाइयों के अभाव में निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। इससे आम निवासियों में संक्रमण रोगों के बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि समय रहते इस समस्या का ध्यान देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाइयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु यथोचित प्रयास किए जाएं, ताकि क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा संभव हो सके। धन्यवाद। आपको अपना नाम डाल देना है, ग्राम का नाम डाल देना है, जिले का नाम डाल देना है। इसके बाद देख लीजिए दूसरा जो एप्लीकेशन है। स्टूडेंट, हम बताएंगे आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो या कोर्स हो, जेई नीट पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से आसानी से साइन अप करें और क्वेश्चन की पिक लें या टाइप करें। फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल कनेक्ट कर देगा। यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिले। कोड है SCL001, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दूसरा एप्लीकेशन है पानी की समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र। पानी की समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे? तो सेवा में अध्यक्ष, मेरठ नगर पालिका परिषद। तो आपको अपने नगर पालिका परिषद का नाम डालना है, दिनांक डालनी है और विषय है हमारा पानी की समस्या के निराकरण हेतु। तो लिखना है मान्यवर, मैं आपका ध्यान। तो आपको नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले अपने मोहल्ले या अपने गांव का गांधी नगर में व्याप्त भीषण जल संकट की ओर उत्कृष्ट करना चाहता हूं। महाशय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 7 महीनों से हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं की जा रही है। प्रायः एक दिन के अंतर में जल की आपूर्ति की जा रही है। कभी कभी तो लगातार 2 दिन तक भी नलों में पानी नहीं आता है। इसके कारण मोहल्ले वासियों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की इस समस्या के निराकरण हेतु यथासंभव उचित कदम उठाए जाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों को आवश्यक जलपूर्ति की जा सके। धन्यवाद। आपको अपना नाम और अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम डाल देना है। इसके बाद हम बताने वाले हैं निबंध के बारे में, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो उस निबंध को भी पूरा देखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
आपके कल के अर्धवार्षिक पेपर में आने वाला है आतंकवाद समस्या और समाधान। तो इसके शीर्षक ये आपके लिए निबंध है जो आतंकवाद समस्या और समाधान पर निबंध आने वाला है। तो इसके अन्य शीर्ष क्या हो सकते हैं तो वो देख लीजिए। इसके बाद सांकेतिक बिंदु देख लीजिए। आतंकवाद का अर्थ भारत में आतंकवाद के रूप में नस्लवाद, आतंकवाद को पड़ोसी देश का समर्थन, प्रगति में बाधक, वैश्विक समस्याएं समाधान और उपसंहार। तो आतंकवाद का अर्थ क्या है? आतंक की कोई विचारधारा नहीं है, इस कारण इसे आतंकवाद कहना गैर जरूरी है, किंतु सामान्य बोलचाल तथा संप्रेषण के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित नहीं है। हिंसा तथा आतंक के पीछे निहित स्वार्थ हो सकता है। यह उद्देश्य प्राप्ति और जनसामान्य के विकास के लक्ष्य से संबंध नहीं रखता है, बल्कि यह वर्चस्ववाद की नीति का आयाम है। आज हमारा देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। वास्तव में आतंकवाद वैश्विक रूप धारण कर चुका है। यह धर्म, संप्रदाय और समुदाय की आड़ में कतिपय कुत्सित विचार वाले लोगों को मानसिकता का परिमाण है। भारत में आतंकवाद के रूप में नस्लवाद। आतंकवाद भारत में कोई पुरानी समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की जो परंपरा थी उसमें अपनी जगह न बना पाने की जद्दोजहद में कुछ असामाजिक तत्वों ने आतंक का रास्ता अपना दिया। देश की राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया भी इसमें जिम्मेदार रही है। समाज की विषमता तथा आर्थिक विभाजन में एक दूसरे वर्ग को हिंसा का रास्ता अपनाने में विवश किया है। किसान मजदूरों की समस्या ने नस्लवाद को उभारा है। आज नस्लवाद एक हिंसात्मक आंदोलन की तरह फैल चुका है, किंतु हम नस्लवाद को सीधे तौर पर आतंकवाद नहीं कह सकते। इसके बाद यह एक उद्देश्य के लिए संघर्ष है और भारत में नस्लवाद को अधिक बड़ा खतरा मानकर इसके विरुद्ध बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमारी सेना देश के बाहर जाकर भी नस्लवादियों का सफाया कर रही है, किंतु आतंकवाद का खतरा तथा विध्वंसक प्रक्रिया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। आतंकवाद को पड़ोसी देश का समर्थन। भारत में आतंकवाद क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक आधार ले चुका है। यह किसी विशेष उद्देश्य के बजाय देश को मात्र अस्थिर रखने के चाल के साथ संचालित है, जिसे हमारे पड़ोसी देश का समर्थन प्राप्त है। कश्मीर, असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कई आतंकवादी गुट कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथी आतंक गुट सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त है। ये एजेंसियां आतंकवादियों को प्रशिक्षण तथा धन उपलब्ध कराती हैं। असम में सक्रिय उल्फा जैसे आतंकवाद संगठन को बांग्लादेश के आतंकी गुटों को समर्थन है। उल्फा बांग्लादेश में अपने ठिकानों से ही कार्रवाई का संचालन कर रहा है। प्रगति में बाधक। आतंक की समस्या भारत की प्रगति में बाधक है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। भारत के विभिन्न शहरों में हुई आतंकवादी घटनाएं यह प्रमाणित कर चुकी हैं कि आतंकवादी कहीं भी कभी भी अपने कुछ मकसद को पूरा करने में सफल हो सकते। मुंबई में वर्ष 1993 बम विस्फोट, ताज होटल पर हमला, दिल्ली में सीरियल विस्फोट, संसद पर हमला, वाराणसी में संकट मोचन मंदिर परिषद में विस्फोट, वर्ष 2002 में गुजरात अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों का हमला, गुरुदासपुर में नीना नगर में हुआ आतंक हमला, हाल ही में 2016 में पठानकोट में हुआ विस्फोट आदि घटनाएं वास्तव में हमारी सुरक्षा प्रणाली की चुनौती हैं। निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले केवल भय और अशांति की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहते हैं। यह मानवीय क्रूरता का उदाहरण है। आज देश का कोई शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। वैश्विक समस्या। आतंकवाद ने देश के कोने कोने में अपना नेटवर्क स्थापित कर लिया है। यदि भारत आतंकवाद को समाप्त करने की किसी ठोस नीति के क्रियान्वित नहीं करता है तो इसे नियंत्रित करना भी कठिन हो जाएगा। आज आतंकवाद न केवल भारत वरन पूरे विश्व में एक समस्या बन चुका है। इसने दुनिया के लोगों में खौफ पैदा कर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। ये इस वैश्विक समस्या के संघर्ष करने के लिए विभिन्न देशों के बीच आपसी समन्वय बनाने की आवश्यकता। समाधान क्या है? आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। इसके लिए ठोस कार्य नीति बनाकर अपने
क्रियान्वित की जरूरत है। धर्म और संप्रदाय के नाम पर आतंक फैलाने वाले गुटों को जवाब देने के लिए धार्मिक रूप से ही सहिष्णु लोगों को आगे आना होगा। शक्ति और संसाधनों के माध्यम से आतंकवादियों के इरादे को ध्वस्त किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है। उपसंहार देख लीजिए। महावीर बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाले इस पूर्ण भारत भूमि पर आतंकवाद कलंक का टीका है। हम सभी भारतवासियों को इस समूल नष्ट करने का संकल्प लेकर फिर से देश सत्य और अहिंसा शांति को तपोभूमि बनाना होगा, तभी भारत विश्व का कल्याण संभव है। यदि ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके कल के पेपर में आने वाला है, तो इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।